ओके जी, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और फिर हमने देखा कि उसके ऊपर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे, एक्सचेंज रेट के इक्विलिब्रियम लेवल पे। हमने कुछ एग्जांपल्स को भी देखा था साथ साथ, और उसको डायग्रामेटिकली भी चेक किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर फिर उनका इफेक्ट होता है एक्सचेंज रेट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कोट की थी और उसके बाद एक और एग्जांपल भी यहाँ पे की थी, क्वेश्चन टू ये जो आपकी बुक में से मैंने लिया था। ठीक है, अब एक और हम बात कर लेते हैं। सपोज जो आज के हम लेक्चर में देखते हैं, ये भी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ही है बेसिकली, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, या हाउ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वर्क्स, ये वर्क। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि जो हमें बेसिकली देखना है वो ब्रिटिश और यूएस का ही देखना है रिलेशनशिप। अच्छा, हम ये ज्यूम करते हैं जी कि नंबर वन इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है कि अगर ब्रिटिश के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए, ब्रिटिश इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस, इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, यानी इसका इफेक्ट अब किस किस चीज पे हम देखना चाह रहे हैं। नंबर वन हम ये देखना चाह रहे हैं, या ए मैं इसे लिख लेता हूँ, हाउ डिमांड शेड्यूल ऑफ पाउंड अफेक्टेड। ठीक है, डिमांड शेड्यूल जो है वो कैसे अफेक्टेड होगा अगर हम ब्रिटिश के इन्फ्लेशन को इंक्रीज करें और यूएस का जो इन्फ्लेशन है, सपोज यूएस इन्फ्लेशन सेम रहे या सब्सटेंटली चेंज ना हो। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो है। ठीक है, अब अगर देखें कि थोड़ा सा इसको डिस्कशन में ले आते हैं, कल वाली ही बातें हैं लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे उलट जो है ना बात की गई है। ब्रिटिश के अंदर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, लोग अमेरिका यानी यूएस से चीज़ें मंगवाएंगे क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रिटिश डिमांड फॉर यूएस डॉलर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्रिटिश डिमांड फॉर यूएस डॉलर्स बढ़ जाएगी। और पाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। ब्रिटिश इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस एंड यूएस इन्फ्लेशन रेट रिमेन सेम। अब देखो, हाउ डिमांड शेड्यूल ऑफ पाउंड अफेक्टेड, अब हमसे बात क्या की जा रही है, थोड़ा सा मैं अब इसको बता रहा हूँ। देखो, जैसे ही ब्रिटिश के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो जो इन्वेस्टर होगा, कस्टमर होगा, वो यूएस पे जाएगा, यूएस की प्रोडक्ट के ऊपर। अब यूएस की प्रोडक्ट के ऊपर जब जाएगा तो यूएस के डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अब जो यूएस का इन्वेस्टर होगा वो नहीं चाहेगा कि मैं ब्रिटिश से कोई चीज़ मंगवाऊं। ठीक है, तो ब्रिटिश में से जब वो कुछ चीज़ नहीं मंगवाएगा तो ब्रिटिश पाउंड की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिमांड है ब्रिटिश पाउंड की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन, अब मैं शॉर्ट में ज़रा लिख रहा हूँ, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ पाउंड। ठीक है, और अगर हम इसका, उसने कहा ना कि शेड्यूल पे क्या इफेक्ट होगा, अब ये नॉर्मल डिमांड शेड्यूल है। ठीक है, डिमांड कर्व है डी, और अब जब ये डिमांड कम होगी तो क्या हो जाएगा, ये डिमांड कर्व यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। D1 इसमें कह रहा हूँ क्योंकि ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, पाउंड के लिए लिख रहे हैं, डिमांड ऑफ पाउंड। लेकिन डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जब ब्रिटिश ने वहाँ पे जाना है, अमेरिकन या यूएस चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन पाउंड की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर होगी ये बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? क्लियर है सर। ओके, अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ सप्लाई शेड्यूल ऑफ पाउंड्स
for sale affected। अब जैसे डिमांड उसकी कम हो गई थी, ठीक है, तो अब उसके सप्लाई के शेड्यूल पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब सप्लाई जो है इसकी बेसिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे भला बढ़ेगी, तो हम इस चीज को अब रिव्यू करते हैं। हमने कहा जी ब्रिटिश का इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया, और उसके बाद यूएस में इन्फ्लेशन रेट सेम रहा। एक बात, अब ब्रिटिश का इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ा है तो ब्रिटिश जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफर होगा कहाँ पर, यूएस में। अब यूएस में यानी जब वो यूएस की परचेजिंग करेगा तो अपनी जेब से पाउंड्स निकालेगा। पाउंड्स निकालेगा क्यों, क्योंकि उसने यूएस की प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसके लिए उसे चाहिए कि उसने डॉलर में कन्वर्ट कराने हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, पाउंड्स को निकालेगा, मैक्सिमम निकालेगा, ताकि वो यूएस की प्रोडक्ट ले सके। इसका मतलब अब यूएस जो ब्रिटिश के पाउंड्स हैं उनकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सप्लाई यानी सेल ऑफ ब्रिटिश पाउंड इंक्रीजेस, ठीक है। और इसका जो सप्लाई शेड्यूल होगा, सपोज अगर ये हमारे पास पहले ये था, ठीक है, सप्लाई शेड्यूल, तो अब क्या होगा, हमारे पास सप्लाई शेड्यूल क्या होना चाहिए भला, सप्लाई शेड्यूल कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा होगा, हमने अभी बात की है कि सप्लाई बढ़ जाएगी ब्रिटिश पाउंड की, क्योंकि उसने अमेरिकन प्रोडक्ट यूज़ करनी है। तो ये हमारे पास एस हो गया, ठीक है। ये अगर हमारे पास एस है, तो उसके बाद अगर सप्लाई इसकी इंक्रीज होगी, तो फिर इसका जो कर्व होगा S1 वो कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो हम उसके लिए देखें क्या यूज़ करेंगे सप्लाई कर्व। अगर अपवर्ड होता है तो सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डाउनवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मीन्स कि अगर आउटवर्ड होगा, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 यहाँ हो जाएगा। S1, ठीक है, ये सप्लाई शेड्यूल इंक्रीज हुआ। अब सी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है भला, will the new equilibrium value of pound increases, decreases or unchanged, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस आंसर को करेक्टली आंसर करने के लिए क्वेश्चन को सिंपली आप क्या करें, देखिए अगर ये आपके पास ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इस लेवल पे, तो अब आप नई कर्व्स ड्रा करके देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या बनता है। S1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और जो D1 है वो कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया। अब देखो इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो आपका डिक्रीज हो गया, यहाँ पे आप देखें तो, ठीक है। अब करेक्टली आंसर कर सकते हैं यहाँ पे, न्यू इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ पाउंड डिक्रीज, ठीक है, ठीक, क्लियर होगी बात ये, इसमें कोई है कंफ्यूजन समझने में फर्दर, ठीक है, क्लियर है। इसको एक दफ़ा ज़रा रिव्यू कर लें, ठीक है, मैं पास कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग को।
अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने बात की कि जो इंटरेस्ट रेट जैसा कि ज़्यादा है, स्टेप वाइज मैं यहाँ पे बनाता जाता हूँ। इंटरेस्ट रेट as interest rate is increases या increasing trend in US। ठीक है, तो इससे क्या हम कहना चाह रहे हैं, होगा ये कि जो ब्रिटिश इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे कोशिश करेगा कि इन्वेस्ट करे। मोटिवेट ब्रिटिश इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट his or her excess कैश और डिपॉजिट्स, जो भी हम इसे नाम दे दें, ठीक है, क्योंकि वो बाहर वाला भी यही चाहेगा ना कि मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, मेरी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, ताकि मैं यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट की तरफ जाऊँ एज ए फाइनेंस। तो जब हम इस चीज़ को लेते हैं, ठीक है, जो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हमारे पास जो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको भी मोटिवेशन मिली कि हमारे पास वो अपने डिपॉजिट्स रखेगा। ठीक है, अब इस तरह से होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा फर्दर, सप्लाई ऑफ पाउंड्स विल इंक्रीज, सप्लाई ऑफ पाउंड्स विल इंक्रीज। जैसे जैसे अब ब्रिटिश इन्वेस्टर आएगा तो अल्टीमेटली वो क्या लेके आएगा, पाउंड्स लेके आएगा, और पाउंड्स को फिर उसमें डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी वो डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी और पाउंड्स की क्या बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, यानी सेल बढ़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये सप्लाई बढ़ेगी और मोर डिपॉजिट्स होंगे बैंक्स के अंदर, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में अब यहाँ पर क्या होगा, डिमांड और सप्लाई कर्व क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिमांड एंड सप्लाई की, डिमांड एंड सप्लाई की, असल में क्योंकि हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम का है तो हम इसी चीज़ को देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट की वजह से इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, तो हम उसी चीज़ को फर्दर फॉलो करते जा रहे हैं। जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, पाउंड्स की कम हो जाएगी हमारे पास, तो ये नहीं क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये ठीक नहीं बनी। तो ये हमारे पास बन जाएगा D1 और D1। डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, पाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई उसकी बढ़ गई और डिमांड क्या हो गई, जो है वो कम हो गई। अगेन मैं डायग्राम्स को रिपीट कर रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। कंसेप्ट वही है जो हमने यहाँ से शुरू से देखा कि जैसे ही हमारे पास यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यूएस के जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक तो यूएस के इन्वेस्टर्स की जो डिमांड है वो पाउंड्स की वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट इतना अट्रैक्टिव है कि वो खुद अपने कंट्री में रहना चाहता है। इसी तरीके से जो ब्रिटिश के हैं इन्वेस्टर्स वो भी यहाँ पे क्या होगा, मोटिवेटेड होगा और उसकी जो डिमांड है यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने की वो बढ़ जाएगी। तो अब वो क्या करेगा, अपने जो पाउंड्स हैं उनको कन्वर्ट करवाएगा किसमें, डॉलर में, तो पाउंड्स की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम अभी यहीं पे यही चीज देख लेते हैं, जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसका क्या करना होगा फिर। अगर ये देखें ओरिजिनल हमारे पास ये इक्विलिब्रियम लेवल है एक एक्सचेंज रेट पे, वो कोई भी एक्स एक्सचेंज रेट है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास यानी ये है डी डी और ये है एस और एस, तो S1 हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, और जो
डिमांड कर्व है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, एक्सचेंज रेट क्या हुआ यहाँ पे कम हो गया, यानी ये सपोज x1 यहाँ पे एक्सचेंज रेट की जो यानी वर्थ हुई जो वैल्यू हुई वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है जहाँ पे डिमांड सप्लाई मैच कर रही है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिकली भी आप इस चीज को देख रहे हैं। तो ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कोई है इसमें कंफ्यूजन? क्लियर है सर। क्लियर है, गुड। अच्छा जी, क्लियर है तो सर रिकॉर्डिंग है। जी रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने। अच्छा, ये जो है ना क्वेश्चन आपकी बुक से लिया गया है, जो चैप्टर 4 है मेरे पास, जो मेरे पास बुक है इंटरनेशनल फाइनेंस की। तो उसके मुताबिक अब हम देखें क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स ऑन एक्सचेंज। यूएस इंटरेस्ट रेट्स fall relative to British interest rates. Other things being equal, how should this affect US demand for British pounds and supply of pounds for sale? Equilibrium value of the pounds. तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। ओके जी, हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट्स ऑन एक्सचेंज की। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हम किन कंट्रीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रिटिश एंड यूएस। ठीक है, और दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पर फॉल हो रहा है, यूएस में। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज इन यूएस, और ये भी है रिलेटिव टू ब्रिटिश इंटरेस्ट रेट, यानी ब्रिटिश में ऐसा समझ लें, अगर हम एज्यूम कर लें ब्रिटिश के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो एक तरह से हम कह लेते हैं जी कांस्टेंट है, एज्यूम ये कर रहे हैं, यानी ना हो चेंज होने के बराबर है। तो इसके जो इफेक्ट्स हैं उन्होंने हमसे क्या पूछा है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स जो है वो हमारे पास कौन से हैं, यानी जो दूसरे फैक्टर्स हैं, लाइक इन्फ्लेशन कह लें, गवर्नमेंट कंट्रोल कह लें, इनकम कह लें। ठीक है, वो चीज़ें कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं, उनको होल्ड कांस्टेंट रखें, और उसके बाद सिर्फ इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज यूएस डिमांड फॉर ब्रिटिश पाउंड पे क्या इफेक्ट होगा। affect US demand for British pounds। ठीक है, तो ये हम देखना चाह रहे हैं। अब देखें, जैसे ही इंटरेस्ट रेट यूएस में डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इन्वेस्टर है यूएस का वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ पर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। मैं अगेन यहाँ पे लिखता हूँ, एज इंटरेस्ट decreases investor becomes demotivated ठीक है, एक तो ये होगा पॉइंट, और दूसरा फिर क्या होगा, डीमोटिवेटेड होगा किस वजह से, इंटरेस्ट डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट नाउ इज नॉट
so attractive for investment. ठीक है, अब फिर ये क्या सोचेगा इन्वेस्टर कि मुझे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ब्रिटिश के रेफरेंस से हम देख रहे हैं ब्रिटिश में इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहेगा। ट्राई टू मेक इन्वेस्टमेंट इन ब्रिटिश, ठीक है, लाइक वहां पे वो बैंक डिपॉजिट में करवाए और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में, यानी एज स्टॉक्स ले ले, शेयर्स ले ले, बॉन्ड्स ले ले, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अब जब वो ये चाहेगा, क्योंकि उसने रिटर्न अच्छा करना है, उसकी जो ख्वाहिश है, तो फिर क्या होगा, दिस विल लीड टू, this will lead to increase in demand of pounds, ठीक है, for US investors। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई जहाँ तक, जो है इसमें कंफ्यूजन। यानी अगर हम यहाँ पे इसका डिमांड शेड्यूल बनाए, ये अगर हमारे पास टी और डी है, ओरिजिनल डिमांड कर्व है, लेकिन अब डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी D1 और D1, इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ तक कंफ्यूजन है, ये क्लियर होगी बात आपको। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि यूएस डिमांड फॉर ब्रिटिश पाउंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है जी यहाँ तक। उसके बाद अब हम दूसरी हमसे बात पूछेंगे, सप्लाई ऑफ पाउंड्स फॉर सेल। सप्लाई ऑफ पाउंड्स फॉर सेल, सप्लाई ऑफ पाउंड्स फॉर सेल। अब देखिए, इसके बरक्स जैसे हमने कहा कि डिमांड जो है पाउंड्स की बढ़ जाएगी, तो क्या आप यहाँ पे क्वेश्चन करें कि क्या जो ब्रिटिश इन्वेस्टर है वो यूएस में आना चाहेगा। क्यों क्यों आना चाहेगा, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, अट्रैक्टिव नहीं है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो एज इंटरेस्ट रेट declined in US, the investor from British is less motivated, क्योंकि वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता यूएस में, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट या रिटर्न जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो अपने पैसे जो है वो डॉलर्स में ही नहीं कन्वर्ट करेगा, अमेरिका की तरफ नहीं भेजेगा, सप्लाई कम हो जाएगी। एंड दिस लीड्स टू decrease in supply of pounds। ठीक है, तो ये अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, तो ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। ठीक है, अब सप्लाई जब डिक्रीज होगी तो वो क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी ऊपर। S1। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट था बी। अब सी है इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द पाउंड। सी में जी हमसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ पाउंड्स, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अगेन इसका आंसर देने के लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा।
ये हमारे पास सपोज ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है एक्सचेंज रेट का, ठीक है। अब हमारे पास जो नए डिमांड और सप्लाई कर्व्स हैं उनमें देखें क्या है कि D1 यहाँ पे आ गया, ये है D1, और सप्लाई कर्व भी यहाँ पे आ गया S1। तो ये देखें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया पाउंड्स का, क्योंकि हम पाउंड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट, यानी एक्सचेंज रेट क्या हो गया हमारा, यहाँ पे x मैं लिख रहा हूँ 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ x था या x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ पाउंड विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है रिक्वायरमेंट्स का। होपफुली आपको यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट के इफेक्ट्स की बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक ही था, तो आप इनको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा ताकि आपको फर्दर ये कंसेप्ट क्लियर